तो हैश कोडर्स उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप बहुत मज़े में होंगे और आपको ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी तभी आप इतना प्यार दिखा रहे हो। एनीवेज, आज हमारी ईएफ कोर की प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है जो आप हमारे चैनल हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देख पा रहे हो हैश कोडर्स क्लब पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का सदस्य आप भी बन सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग से वीडियो ताकि आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना है। चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और समझते हैं कि अभी तक हमने क्या कर चुके हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एंड डिस्कस करते हैं कि आखिर आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एडवांस क्वेरी, वो भी यूज करके ईएफ कोर को। एंड हम देखेंगे कि ईएफ कोर को यूज करते हुए जब हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करें अपनी एप्लीकेशंस के साथ, तो क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए क्रड लिखने के लिए। एंड इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं आज के इस वीडियो में हम कर क्या रहे होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लिंक क्यू सिंटैक्स, ट्रैकिंग क्या होती है एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जो क्वेरी हम सर्वर और डेटाबेस के बीच में लिखेंगे, ये ये क्वेरी एकदम बेस्ट हो एंड एकदम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हम कर पाए अपनी एप्लीकेशन में। ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि ये सारी चीज़ हम एक-एक करके सबको डिस्कस करना शुरू करें, हम अभी एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इससे पहले हम क्या-क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो यार, हम देख चुके हैं कि ईएफ कोर में सेटअप कैसे करना है, कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू कैसे हम अपनी सी शार्प की मॉडल क्लासेस को टेबल के रूप में चेंज कर देंगे डेटाबेस के अंदर। ये काम हम कोड फर्स्ट अप्रोच में देख चुके हैं। देन उसके बाद हमने एक वीडियो में समझा था माइग्रेशन क्वेरीज को बहुत ज्यादा डिटेल में कि आखिर ये माइग्रेशन क्वेरी होती क्या है, इनका रोल क्या है, ऐड डैश माइग्रेशन और अपडेट डैश डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। फिर हमने समझा कि क्रड एप्लीकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, खासकर वेब एपीआई के प्रोजेक्ट में। तो अगर आप, अच्छा, ये सब चीजें मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ना, ईएफ कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो आपको तभी समझ आएगा जब ये सारी चीजें आप पहले से समझ के आ चुके हैं। सो फॉर दोस्त गाइस जो इस वीडियो पर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, या तो आप जाके पुरानी वीडियोस को देख लो या फिर आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स आपको आते हो। देन हमने समझा कि क्रड का इंटरनल्स, की जब हम क्रड लिखने के बाद कोई भी चीज अपने फ्रंट एंड पे जाके एंटर करते हैं, जब सबमिट पे क्लिक करते हैं या फिर जब कोई डेटा फ्रंट एंड से सर्वर के पास आ जाता है, देन सर्वर से वो डेटा डेटाबेस में कैसे जाता है, इसके लिए इसको किस किस थ्रू, किस किस फेजेस के थ्रू गुजरना होता है, ये सारी चीजें भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ CRUD को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बल्कि हम ईएफ कोर के एडवांस क्वेरीज को भी देखेंगे कि कैसे ईएफ कोर की एडवांस क्वेरीज को सीखना है। आज की वीडियो में क्या आपको नहीं मिलेगा, अगर आप ये मान कर आए कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिलेशंस कैसे बनाते हैं, फ्लुएंट एपीआई या डेटा वैलिडेशन, तो वो आज की वीडियो में नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस को स्टार्ट कर दें। एनीवेज, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। समझते हैं क्वेरी एग्जीक्यूशन, जो कि हम लास्ट कुछ वीडियोस में कर चुके हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएफ कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार क्वेरी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले फटाफट सीखते हैं कि आखिर क्वेरी एग्जीक्यूशन होता कैसे ईएफ कोर के अंदर। आई नो गाइस, आप बोल रहे होंगे कि सर लास्ट वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था, तो फिर आज के इस वीडियो में ये डिस्कशन क्यों। देखो, ईएफ कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरी एग्जीक्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी आपने वो वीडियो देखा था। आई जस्ट वांट टू रिकॉल इट इन फ्यू सेकंड्स सो दैट कि अगर हम इस वीडियो में कुछ भी चीजें समझे जो इससे रेलेवेंट होगी, या कहीं पर मैं यूज करूं कि क्वेरी एग्जीक्यूशन के इस फेज में ये होता है, तो आप उसको रिलेट कर पाओ। तो देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, आप लिखते हो कोई भी लिंक क्यू क्वेरी। तो एक काम करते हैं, एक लिंक क्यू क्वेरी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ये बॉक्स लेता हूँ एंड वी आर एज्यूमिंग दैट कि इसके अंदर आपने लिंक क्यू क्वेरीज लिखी हुई है। नाउ व्हाट आर लिंक क्यू क्वेरीज बाय द वे। देखो, लिंक क्यू क्वेरीज कुछ भी नहीं है, यू जस्ट एज्यूम दैट कि इसके अंदर जो भी कोड होगा ना,
दैट विल बी जस्ट द सी शार्प कोड। ओके, देन सी शार्प का कोड जो भी आप इसके अंदर लिखते हो वो कोड कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप समझो कि नेक्स्ट फेज इस साइकिल का यहाँ पे आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ट्री। सो इट इज लाइक कि आप जो भी काम करना चाहते हो डेटाबेस के साथ, उसको उसका एक ट्री बना दिया है। एंड मेक श्योर कि ये जो ट्री है ना, दैट इज नॉट अ रो सिक्वल सिंटेक्स सो फार। अभी तक सिक्वल जनरेट नहीं हुई है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। आपने क्या किया, आपने अपने कोड के अंदर लिखा सी शार्प का कोड, जिसको हम लिंक क्यू सिंटेक्स बोलते हैं। पता है तो ठीक है, नहीं पता क्या होता है तो भूल जाओ इसको। फिर वो लिंक क्यू सिंटेक्स चेंज हो जाएगा या फिर ट्रांसलेट होगा एक्सप्रेशन ट्री में। ओके, देन उसके बाद एक्सप्रेशन ट्री को एक एक करके देखेगा ईएफ कोर, और एक्सप्रेशन ट्री में आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे डेटाबेस के साथ करने के लिए, इन सारे के सारे एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा रो सिक्वल सिंटेक्स में। रो सिक्वल सिंटेक्स में। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सबसे पहले आपने लिंक क्वेरीज लिखी, उनको कन्वर्ट किया गया एक्सप्रेशन ट्री में, देन उनको कन्वर्ट किया गया सिक्वल में। एंड ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम करेगा ईएफ कोर आपके लिए। सो आपको या फिर मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये काम कैसे हो रहा होगा। देन फाइनली ये जो भी सिक्वल यहाँ पर लिखी गई है, सिक्वल जाएगी आपके डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर के पास, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया जैसे तैसे डेटाबेस के अंदर आ गई, डेटाबेस के अंदर आ गई, और जो भी रेलेवेंट टेबल या एंटिटी थी उसके अंदर चेंजेस कर दिए जाएंगे। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होती है। कि जैसे ही आपने कोई डेटा सबमिट किया, सबसे पहले वो डेटा सी शार्प के बैकएंड पे आएगा, कोड पे जहां पे आपने सी शार्प का कोड लिखा हुआ है। देन सी शार्प के कोड से आपका डेटा आएगा इस एक्सप्रेशन ट्री के पास। देन सी शार्प के कोड से आपने जो भी डेटा पास किया है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्रेशन ट्री। एंड इस एक्सप्रेशन ट्री को फाइनली कन्वर्ट किया जाएगा सिक्वल सिंटेक्स में। एंड दैट सिक्वल सिंटेक्स विल गो टू द डेटाबेस, एंड डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज करेगी। अब ये चेंज क्या हो सकते हैं यार, ये चेंज हो सकते हैं क्रड नेचर के। either you can create something into database, you can read something from the database, you can update something into the database, or you can delete something from the database. I hope that is very clear. all right, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने रिवाइज किया दोबारा से एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन के फ्लो को। तो चलिए चलते हैं दोबारा एंड समझते हैं आगे की चीजें। तो यार एग्जीक्यूशन क्वेरी तक अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, ठीक है, रिवीजन था। अब एक बार इससे पहले हम आगे की चीजें बढ़े, एक बार चलते हैं अपने कोड एडिटर में एंड देख लेते हैं हमने कोड जो लिखा था बुक के क्रड के लिए। ओके, तो हैश कोडर्स जो कोड हम ऑलरेडी लिख चुके थे वो ये रहा हमारा बुक क्रड एप्लीकेशन। एंड फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंड ये कोड हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये हमें बता रहा है कि आप लेटेस्ट वर्जन को यूज कर सकते हो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। एंड इस पूरे कोड को तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इफ यू वांट टू फाइंड दिस कोड तो आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो उस प्लेलिस्ट की। बट हाँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ईएफ कोर से रिलेटेड कुछ बात करनी है, और ईएफ कोर का सिंटेक्स हम लिखते कहाँ पर हैं, ज्यादातर कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि अभी मैंने कोई सर्विस नहीं बनाई है। तो एनीवेज, या फिर मैं रिपोजिटरी पैटर्न भी यूज नहीं कर रहा हूँ। एनीवेज, मुझे मेरा सारा ईएफ कोर से रिलेटेड या फिर डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कोड मैंने लिखा है वो सारा इस कंट्रोलर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मेरी पोस्ट एपीआई है, एंड यहाँ पर भी मैंने कुछ कुछ किया है, यहाँ पर भी कुछ कुछ किया है। लाइक क्रड एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर चुके थे हम इसके अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर 4 वेब एपीआई बोल सकते हो, या फिर 4 एक्शन मेथड मैं डिफाइन कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। अब पहली क्वेश्चन या पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अब पहली चीज जो हम क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद डिस्कस करने वाले हैं, उस चीज का नाम है कि ये डिफर्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है। डिफर्ड एग्जीक्यूशन को समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ, कोड मैं आपको दिखा चुका हूँ, उस एप्लीकेशन को जस्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर आकर इस HTTPS बटन पर क्लिक करता हूँ। एंड द मोमेंट आई डू इट, यू कैन सी रेडी बटन यहाँ पे आ रहा है, बिल्ड सक्सीडेड एंड एवरीथिंग इज फाइन। नाउ वी नो दैट कि हमारे लॉन्च सेटिंग्स में कहाँ है भैया लॉन्च सेटिंग्स, अरे भाई ये तो रही। यहाँ पर हमने प्रोफाइल HTTPS में बाय डिफॉल्ट फॉल्स देखने को मिलता है। पहले तो मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है।
और इसको सेव करता हूँ, एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर देता हूँ एंड अब अपनी एप्लीकेशन को बोलता हूँ एक बार दोबारा चलिए तो ज़रा। तो इस बार मैंने फिर से चलाया एंड यू सी मेरी एप्लीकेशन ब्राउज़र के अंदर आ चुकी है। तो ये थी इम्पोर्टेंस हमारे इस प्रॉपर्टी की। एनीवेज़ मैंने इसको चेंज कर दिया एंड हम बिल्कुल भी ASP.NET कोर वेब एपीआई के अदर एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस क्या करेंगे वो है EF कोर। एनीवेज एक और चीज, अगर आप मेरे डिपेंडेंसीज के पैकेजेस को जाकर देखो तो यहाँ पर आपको स्केलर जैसा कुछ दिखाई देगा एंड ये स्केलर भी हमने CRUD वाले एपिसोड में डिस्कस किया था। अभी मैं आपको अगर program.cs दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इस लाइन को ऐड किया है, मतलब कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जो भी एपीआई है उनको मैप कर दो स्केलर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पर। तो भैया अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर में एंड चेक करूंगा इस यूआरएल को, व्हाट इज द प्रॉब्लम। इस जस्ट यूआरएल के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा /and/scaler, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी एपीआईज मुझे देखने को मिल रही है। मेरा बुक कंट्रोलर के अंदर मैंने ये लगभग 5 एपीआईज डिफाइन की गई है, सॉरी आई मीन मैंने इन 5 एपीआईज को डिफाइन किया हुआ है एंड ये पांचों एपीआई वी हैव टेस्टेड, दे आर वर्किंग वेरी फाइन। मैं डेटाबेस भी आपको ओपन करके दिखा दूं। यहाँ पे सर्च करूंगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, ये पॉपअप आया, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ एंड डेटाबेसेस में जाके आपको दिखाता हूँ कि ऑलरेडी बुक स्टोर के अंदर वी हैव अ टेबल जिसका नाम है बुक, डीबीओ मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एंड वेट, अरे यार गलत डेटाबेस खुल गया अपन से, डेटाबेस टेबल्स एंड एक टेबल हमें मिली बुक्स करके एंड मैं अभी यहाँ पे चेक करता हूँ टॉप 3 बुक्स, सॉरी ऑलरेडी मेरे पास 3 ही बुक है, वैसे हमने चेक तो 1000 को किया था, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास 3 बुक्स हमारे डेटाबेस के अंदर हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिफर्ड क्वेरी क्या होती है। इसके लिए मैं एक और चीज को ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है व्हाइट बोर्ड या नोटपैड। ओके, तो अब हम समझने वाले हैं कि यार ये डिफर्ड क्वेरी नाम की चीज क्या है। डिफर्ड क्वेरी, माफ करना अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, बहुत बढ़िया। ये डिफर्ड क्वेरी नाम की चीज क्या है, देखो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं अपने कोड एडिटर के पास, ओके, एंड जाता हूं अपने कंट्रोलर के अंदर, हमारा बुक कंट्रोलर ये रहा एंड गेट ऑल जितने भी सॉरी ये वाली एपीआई जिसमें मैं सारे के सारे बुक्स को फेच करके अपने फ्रंट एंड पे दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ कि भैया गेट करना है सारी बुक्स को, ठीक है, टेस्ट करूँ एपीआई को, सेंड करूँ, सो यू विल सी कि जितनी भी बुक्स हमारे पास हैं, तीनों बुक, पहली बुक आ गई एंड दूसरी बुक आ गई एंड तीसरी बुक आ गई। अच्छा, अब मान लो कि हमें पेजिनेशन या दूसरी चीजें करनी है, वो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज जो मुझे करनी है, मान लो मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और फिल्टर पे बोलता हूँ वो बुक जो 500 रुपए से कम की है वो बुक मुझे अपने फ्रंट एंड के ऊपर चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो पहली बुक है इसका प्राइस है 100 रुपए, चलो यार ये वाली सस्ती है। जो दूसरी बुक है ये 700 की है लगभग, और तीसरी बुक लगभग 550 की है। तो भैया मुझे चाहिए सिर्फ पहली बुक, सिर्फ और सिर्फ पहली बुक। तो मैं करूं क्या, मैं आता हूं अपने कोड एडिटर के अंदर, ठीक है, इस एपीआई को एक्सपेंड करता हूं एंड यहां पर आके बोलूंगा कि बुक्स मुझे ऐसे नहीं मिलेगी कि डेटाबेस के अंदर जाओ, बुक्स नाम के टेबल को ढूंढो, सारी की सारी बुक्स को लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करा दो, नहीं, ये नहीं काम चलेगा। तो मैं यहां पर आकर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वेयर ओके, तो मैं इस वेयर नाम के फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है, और इस फंक्शन को बोलूंगा कि आप हर एक अंदर वाल जो मैं कॉल बैक फंक्शन या डेलीगेट दे रहा हूँ हर एक बुक के लिए इसको कॉल करो। तो मैं बोलूंगा मुझे हर वो बुक चाहिए, बुक जिसका प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 100, सॉरी लेस देन 500, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सारी की सारी बुक्स डेटाबेस के अंदर से निकाल के मत दो। क्या बोला मैंने बोला कि भैया सारी की सारी बुक्स को डेटाबेस के अंदर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो बुक चाहिए जिनका प्राइस 500 से कम का हो। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं बोलता हूँ इसको सेव कर दो एंड
दोबारा आता हूँ इस स्केलर के फ्रंट एंड पर और इसको बोलता हूँ भैया ये वाली एपीआई दे दो जिसमें मैं गेट कर रहा हूँ सारी बुक्स को। टेस्ट पर क्लिक करता हूँ एंड सेंड पर क्लिक करता हूँ। दिस टाइम व्हेन आई जस्ट रन इट यू विल सी कि मुझे मेरी पहली आईडी देखने को मिल रही है। कोई इश्यू वाली बात नहीं है, मैं पहली बुक ले पा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा आता हूँ यहाँ पर अपने कोड एडिटर में एंड वो जो एपीआई है, हाँ जी, ये वाली एपीआई गेट ऑल एपीआई, इसको बोलता हूँ कि कंडीशन एक काम करो 500 से ऊपर वाली हो। तो 500 से ऊपर 2 बुक्स के प्राइस हैं, राइट? एक का लगभग 750 थे या कुछ था। मैं टेस्ट करता हूँ एपीआई को, सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुझे ये वाली बुक जिसकी आईडी 2 है और एक और बुक जिसकी आईडी 4 है, दोनों बुक मुझे ब्राउज़र के अंदर देखने को मिल रही है। दोनों का प्राइस ही 500 से ज़्यादा है। ओके, तो या हम देख पा रहे हैं कि जब हमने कंडीशन चेंज कर दी हमारे कोड में, हमने बोला कि भैया अब जो हमें बुक्स चाहिए उनका प्राइस ना 500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यू विल सी कि हमारे ब्राउज़र के अंदर हमें देखने को मिल रहा है वो सारी की सारी बुक्स जिनका प्राइस 500 से ज़्यादा था। तो बढ़िया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अरे सर, हमारा जो मेन रूट क्वेश्चन था वो था कि डिफर्ड क्वेरी क्या होती है, लेकिन आपने तो बोल दिया, आप तो कुछ और ही दिखाने लगे, वेयर ऑपरेटर दिखाने लगे। तो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो यार, ये जो डिफर्ड क्वेरी है ना, ये बोलती है कि जब आप वेयर यूज करते हो ना, वेयर ऑपरेटर, तो वेयर ऑपरेटर ना हेल्प करती है। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बोला था एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं या क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो समझते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले ना हमारे पास लिंक क्यू का सिंटेक्स होता है, ठीक है? हमने देखा कि यार लिंक क्यू का सिंटेक्स है, ओके। ये लिंक क्यू का सिंटेक्स किस चीज में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन का ट्री। तो हमने इससे कन्वर्ट करवाया एक्सप्रेशंस का ट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? अरे होनी भी नहीं चाहिए, मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा हूँ। वाह सर, अपने मुंह से अपनी तारीफ। अब एक्सप्रेशन ट्री जनरेट करने के बाद इससे बनता है भैया हमारा रो सिक्वल सिंटेक्स या फिर सिक्वल सिंटेक्स हमारा इससे बनता है। आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, ये जाता है डीबीएमएस के पास, डेटाबेस सर्विस। ठीक है, समझ जाओ यार, मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं आती, बढ़िया है। अब ज़रा जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपने ऑपरेटर यूज़ किया है ना, वेयर, हाँ जी, वेयर, वो ना इस क्वेरी को लिंक क्यू से एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करता है बस। और ये ना तो रो सिक्वल जनरेट करता है और ना ही डेटाबेस में से जाके डेटा को ला पाता है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सेंड कर रहा हूँ, हमें डेटा तो मिल रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने ना पहले जब कोड को रन किया था या मैंने अपने इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया था, उस समय पर यहाँ पे टू लिस्ट लिखा था, लेकिन मैंने इसको चेंज किया एंड सेव कर दिया। व्हाट आई मीन, देखो इस एप्लीकेशन को टर्मिनेट कर दो ज़रा 1 मिनट को, ठीक है? एंड रीस्टार्ट कर दो, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीस्टार्ट कर दिया तो दोबारा एक वेब ब्राउज़र में हमें वही देखने को मिला होगा कि ये चीज़ फाउंड नहीं हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया, इसके बाद बस आप स्केलर स्केलर लिख दो एंड यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ गया हमारी एपीआईज़ का। मैंने कहा इस वाली एपीआई पे क्लिक कर दो, टेस्ट रिक्वेस्ट को रन करा दो। तो इन्होंने बोला ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं एंड दिस टाइम यू विल सी डेटा। अरे सर, वाह! डेटा तो हमें अब भी मिल गया। वेट, अभी क्या हुआ? आईडी 2 है और आईडी 4 है। वेट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैं एक बार कोड एडिटर में दोबारा जाता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है? और कहाँ है मेरी कंडीशन? ये गेट ऑल बुक से सेव करता हूँ एंड वेयर, वेयर के बाद कहीं टू लिस्ट नहीं है। एक बार सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है। सारी फाइल को सेव करके क्लोज किया एंड एक बार एप्लीकेशन को फिर से बिल्ड कर देता हूँ। एंड अब की बार मैं स्पेलर नहीं, स्केलर के अंदर आकर दोबारा से इस एपीआई को टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ एंड सेंड करता हूँ एंड दिस टाइम अगेन आई एम गेटिंग द डेटा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोड एडिटर में आता हूँ, सीम्स लाइक एवरीथिंग इज फाइन। तो यार ये क्वेरी डेटाबेस के पास जा रही है एंड क्यों जा रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि हैश कोडर यार तू हमें गलत पढ़ा रहा है भाई। देख, हमने तेरे कहने पे सेंड पे क्लिक किया लेकिन डेटा आ रहा है। अब तेरे हिसाब से हैश कोडर, तूने बोला कि अगर वेयर मैं ऑपरेटर यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लिंक क्यू क्वेरीज को कन्वर्ट किया जाएगा एक्सप्रेशन ट्री में।
लेकिन डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं आपको कोड के अंदर लेके जाऊं, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ओके बुक्स को रिटर्न करा दो। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है, पहली तो ये कि यार डिफर्ड एग्जीक्यूशन, हाँ जी उस पे आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताती है कि हमें डेटा हम इट्स लाइक एक्सप्रेशन ट्री, कि हमने कंडीशन बना दी, कुछ हमने बोल दिया कि हमें ना वो सिर्फ वो बुक का प्राइस चाहिए जो 500 से बड़ा हो, ना तो अभी सिक्वल जनरेट हुई है और ना ही हमने डेटाबेस के साथ ऑपरेशन किया है। फिर ये पता है रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आई क्वेरिएबल एंड देन इसके अंदर लिख देगा बुक, ठीक है। तो भैया ये आई क्वेरी एबल क्या है, इस क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा आएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये डेटाबेस के पास जा ही नहीं रहा, ये बोल रहा है कि मैं क्वेरीएबल हूँ और मुझे ये क्वेरी रन होने के बाद मुझे ये डेटा मुझे डेटाबेस के अंदर से मिल रहा होगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो आई क्वेरीएबल बोलता है कि भैया मैं ऐसी क्वेरी बना रहा हूँ ईएफ कोर, आप क्या करना है, इसको इसको एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट कर देना कि हमें वो बुक्स चाहिए होगी जिनका प्राइस 500 से बड़ा है। अब क्योंकि बुक्स के अंदर, हालांकि हमने डेटाबेस के साथ ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन हमने क्वेरी तो डिफाइन की है जिसका डेटा टाइप है आई क्वेरी एबल ऑफ बुक, दैट इज वाई बुक्स इज नॉट इक्वल टू नल। एंड क्योंकि बुक नल के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन रन नहीं हो रही, ये कंडीशन रन नहीं हो रही, और यहां से रन हो रहा है ओके मेथड। अब ओके मेथड फोर्सफुली बोल रहा है कि जितनी भी बुक्स है ना यार, ये तो क्वेरी है सिर्फ, अब क्वेरी थोड़ी यूजर को भेजनी है, यूजर को तो डेटा भेजना है डेटाबेस से लाके, तो इसको रन करा दो। अब इस चीज के प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके थोड़ा सा हम चेंज करेंगे अपने कोड के अंदर। तो भैया चलिए ओपन करते हैं अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस को, ये रही ओके। एंड यहाँ पे मुझे ढूंढनी है वो लाइन जहां पे मैंने अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया है। तो यहाँ पर इन दो लाइन में मैंने अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया है, यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा मैं। तो यार ये जो था ना बिल्डर गेट कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन स्ट्रिंग, हाँ जी बस इसके बाद मैं लिख दूंगा डॉट लॉग टेक्स्ट और व्हाट व्हाट हैपेंड लॉग टू, एंड मैं बोलूंगा लॉग कर, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं ताकि मोर रीडेबल लगे, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट चेनिंग लॉग टू, कंसोल पे राइट करवाना है, ठीक है। लॉग लेवल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज भी करूंगा, बुक कंट्रोलर में आगे हम ये देखेंगे कि सिक्वल क्वेरी कब जनरेट हो रही है। तो इस लाइन के से पहले, इस लाइन से पहले मैं लिख दूंगा कि कंसोल पर राइट करवा देना भैया एक लाइन, और इस लाइन के अंदर हम लिखेंगे कि वेयर बिफोर बिफोर वेयर वेयर एग्जीक्यूशन से पहले, और इसको सॉरी इस ही की एक कॉपी करता हूँ और इसको ड्रैग करके ले आता हूँ नीचे इस क्वेरी के बाद, और यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर वेयर। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, मे बी द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द लाइन, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड इसको भी सेव किया और अपने प्रोग्राम डॉट सी एस को भी सेव किया। तो दो चेंजेस किए हैं, एक तो इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, जस्ट डेटाबेस को रजिस्टर करने के बाद, और दूसरा जो चेंज है वो यहाँ पर किया है, इस के अंदर दो लॉग स्टेटमेंट ऐड कर दिए। अब अपने प्रोजेक्ट को जरा दोबारा से बिल्ड करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एक्सपेक्टेड। इसके बाद जस्ट हमें लिखना है स्केलर, और स्केलर में टेस्ट करना है मुझे इस एपीआई को, क्लिक करूंगा टेस्ट द रिक्वेस्ट एंड सेंड पे क्लिक करूंगा। तो इस बारी जब मैंने दोबारा से सेंड पे क्लिक किया तो यार देखो डेटा मुझे देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा टर्मिनल पे देखता हूँ क्या क्या मुझे देखने को मिला। आप एक चीज यहाँ पे नोट कर पा रहे हो, वाह सर मजा आ गया, सर मजा आ गया सर, कसम से सर आपसे प्यार हो गया। हमने क्या बोला, बिफोर वेयर, बिफोर वेयर कहाँ लिखा है हमारे कोड में, मैं दिखाऊं आपको, ये देखो बिफोर वेयर कहाँ लिखा है भैया, बिफोर वेयर लिखा है, बिफोर वेयर लिखा है यहाँ पर। जब ये वेयर वाली लाइन है ना, इसको एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले, इसका मतलब यहाँ पे लॉग हुआ बिफोर वेयर, इसका मतलब यहाँ तक यहाँ तक डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, सिक्वल क्वेरी जनरेट नहीं हुई है। फिर हमने ये वाली लाइन लिखी कि भैया कुछ है, क्या है हमें नहीं पता। सर आपने बोला था, हाँ मैंने बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये है एक डिफर्ड क्वेरी, डिफर्ड क्वेरी या फिर डिफर्ड एग्जीक्यूशन। मतलब ये कि हमने ना यहाँ पे लिख के रखा है कि डेटाबेस के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, और जब ऑपरेशन करेंगे तो वी विल बी फिल्टरिंग
all of the books of the tables on based upon the price of the books. If the price of the books is greater than 500 तो हम उस बुक को ढूंढेंगे और निकाल के लाएंगे बुक्स में और बुक्स के साथ ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना अगेन, ये सिर्फ एक्सप्रेशन ट्री तक ही काम करेगा ये। देन क्योंकि अभी तक डेटाबेस के साथ ऑपरेशन नहीं हुआ, सिक्वल क्वेरी जनरेट नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आए नेक्स्ट लाइन में, इसने बोला आफ्टर वेयर, दैट इज वाई हमें बिफोर वेयर और आफ्टर वेयर एक साथ देखने को मिले। फिर इसने बोला यार बुक्स में डेटा तो नहीं है लेकिन नल भी नहीं है, क्या है, आई क्वेरीएबल ऑफ बुक्स समथिंग लाइक दैट, लेकिन नल नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक तो भैया रन नहीं हुआ। इसने बोला रिटर्न करा दो बुक्स को, ओके। अब यहाँ पे कमाल की चीज क्या हुई, ओके ने बोला क्या कर रहे हो भाई, क्वेरी थोड़ी लेके जाऊंगा यूजर के पास। ओके ने बोला आपका बचा हुआ काम मैं करा दूंगा। दैट इज वाई एट द एंड, जब इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले हमें सिक्वल क्वेरी जनरेट होके हमारे टर्मिनल पे देखने को मिली। लेट मी शो यू अगेन। तो भैया टर्मिनल कहाँ है हमारा, हमारा टर्मिनल ये रहा, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें देखने को मिला बिफोर वेयर एंड आफ्टर वेयर, देन सिक्वल जनरेट हुई एंड एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डेटा हमारा देखने को मिल गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। दोबारा आते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, नॉट अपने ब्राउजर के अंदर, माउस सॉरी इसके अंदर, नोटपैड के अंदर। आई होप ये डिफर्ड क्वेरी क्लियर हो चुका होगा। अब ये क्वेश्चन मार्क हम क्रॉस कर सकते हैं एनीवेज। तो डिफर्ड क्वेरी क्या है, डिफर्ड क्वेरी कहती है कि भैया जो क्वेरीज आप रन करोगे ना, ठीक है, वेयर हो गया या फिर कुछ और भी क्वेरीज हैं जिनको भी हम देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लिंक हुए सिंटेक्स को एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करा रहे हैं। अभी ना तो सिक्वल जनरेट हो रही है और ना ही एग्जीक्यूट हो रही है, ये काम आपको कराना है। अब मैं एक चीज करूंगा, अपने कोड में आऊंगा, देखो पहले तो अपने टर्मिनल को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आकर मान लो मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब मेरे पास है दो ऑप्शन, पहला है बैड ऑप्शन और दूसरा है गुड ऑप्शन। तो भैया पहला बैड ऑप्शन देखते हैं या फिर वो प्रैक्टिस देखते हैं जो इंडस्ट्री इनकरेज नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि बुक्स को ना ऐसे फाइंड करो, बुक्स को फाइंड करो, वेर बुक्स इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर db डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, ओके, टू लिस्ट, ठीक है। देन मैं बोल दूंगा कि बुक्स इज इक्वल्स टू बुक्स डॉट वेयर एंड देन बुक डॉट प्राइस शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन बना दी और सेमी कॉलन यहाँ पे पुट कर दिया। अब वेयर कीवर्ड को हटा दूंगा बिकॉज बुक्स तो ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पर। तो यार पहला तो ऑप्शन है ये। अब इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है, ये ऑप्शन बोल रहा है सॉरी डीबी क्यों यूज कर रहे हो यार, बुक्स है ना, तो भैया इस बुक्स को यूज करो ना, सीधा सीधा बुक्स आ चुकी है डेटाबेस से। और ये टू लिस्ट क्या कर दिया मैंने, सॉरी गलती हो गई एक, पहले तो इसको मैं कमेंट कर दूं ऊपर वाले बुक्स को और यहाँ पे लिख दूंगा वेयर बुक्स एंड नीचे लिखूंगा बुक्स डॉट वेयर। एंड ये प्रॉब्लम क्या है, वेयर कैन नॉट बी अप्लाइड, वाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो बुक हमें डेटाबेस के अंदर से मिली है, लिस्ट कन्वर्ट, ओके, डेटा टाइप कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम है। एनीवेज ठीक है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है, वैसे तो कोड काम नहीं, लाइक व्हाट इज द इशू, लेट मी चेक। और आई विल से दैट अ न्यू वेरिएबल, लेट्स से दिस इज माय फिल्टर्ड बुक्स, ओके। तो यार एरर हैज गॉन अवे। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको देख के समझ में भी आए, एटलीस्ट एक लाइन में देखने को मिले। तो यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, सारी बुक्स को फाइंड कर लिया या गेट कर लिया डेटाबेस से, गेटिंग गॉट ऑल द बुक्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैं फिल्टरिंग कर रहा हूँ। अब इसको हम बोलते हैं बैड प्रैक्टिस। एंड व्हाई दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, आप मुझे सोच के बताओ। चलो मैं बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या है, जस्ट इमेजिन कि आप एक साथ 1000 बुक्स को डेटाबेस के पास से ला रहे हो। देन आपने बोला एक वेरिएबल बना दिया, ये वेरिएबल कहाँ पे बना, इन मेमोरी। तो पहली चीज तो ये, ज्यादा प्रोडक्ट या ज्यादा बुक्स लाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा काम डेटाबेस पे भी होगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज, आपकी एप्लीकेशन जहाँ पे आपने डिप्लॉय कर रखी है, मेमोरी में बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होगा, कई बार हो सकता है डेटा लीकेज हो जाए। टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस सिचुएशन, जब मुझे यहाँ पे इस पूरे बुक्स के भंडार की जरूरत ही नहीं है, फिल्टरिंग करनी है, तो ये फिल्टरिंग मैं यहाँ पर क्यों करूँ। एक काम करता हूँ ना, इस फिल्टरिंग को जाके मैं डेटाबेस के अंदर ही करता हूँ। एंड डेटाबेस के अंदर अगर मुझे फिल्टरिंग करनी है तो मुझे इस वेयर को इंक्लूड करना पड़ेगा, किस में, एक्सप्रेशन ट्री के अंदर। अभी क्या हो रहा है समझना जरा।
अभी जो हम लिंक क्यू लिख रहे हैं वो एक्सप्रेशन ट्री ईटी में कन्वर्ट हो रहा है, देन डेटा सिक्वल में आ रहा है, तो आगे की कहानी तो हम बात नहीं करेंगे। बट अभी जो एक्सप्रेशन ट्री बन रहा है उसमें बात हो रही है कि सारे के सारे बुक्स को ले आओ, बस फिल्टरिंग की कोई बात नहीं हो रही। फिर ये बुक्स जब यहाँ आ रही है ना, मेरी एप्लीकेशन के माथे पे, छाती पे, यहाँ पर आके रोना कर रही है, बोल रही है कि अब मुझे फिल्टर करो। भैया ये तो हम नहीं करेंगे, बहुत बैड प्रैक्टिस है। अब गुड प्रैक्टिस क्या है? गुड प्रैक्टिस है कि आप इन दोनों लाइनों को हटा दो, बिल्कुल हटा दो, पाप है, देखना भी नहीं है इनकी तरफ। जी हाँ, अब ये वाली जो लाइन है इसको अनकमेंट कर दो, और इसको हम देख चुके हैं कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो हम करना चाहते हैं वो तो हो रहा है। देखो पहली प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, पहली मुझे अननेसेसरी मेमोरी यूज नहीं करने पड़ रही, तो मेरी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है मेरी एप्लीकेशन के अंदर। दूसरी लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि ये है डिफर्ड एग्जीक्यूशन। हम इसको सिर्फ एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेटाबेस के जाके पास जाके इस ऑपरेशन को परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो भी आपने यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए ऑपरेटर यूज किया था ना, इसके बाद आप फाइनली एंडिंग ऑपरेटर यूज कर दो। जैसे कि हमारे केस में हम बोलेंगे कि यार जब हम ये वेयर क्लोज लगा रहे होंगे ना, तो देयर विल बी मल्टीपल बुक्स जो हमें मिल रही होगी, एंड उन सारी की सारी बुक्स को टू लिस्ट में कन्वर्ट करा दो। अब ये टू लिस्ट मेथड क्या करेगा? ये टू लिस्ट मेथड ना अब की बार हमारे कोड को यहीं पे जनरेट कराएगा रो सिक्वल सिंटेक्स में, और एप्लीकेशन में डेटाबेस से डेटा भी आ जाएगा, लेकिन इस बार पूरा डेटा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड डेटा आएगा। मैं इसको जरा सेव करके रन कराता हूँ कोड को। कोड को रन करा दिया। जब तक कोड बिल्ड हो रहा है चलिए खाते हैं बिस्किट। इसके बाद लिख देते हैं स्केलर। बड़ा अच्छा है क्या? ये नहीं है, अरे बिस्किट जो खाया है। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं। यार डेटा तो आएगा, पहले भी आ रहा था। हमें डिफरेंस कहाँ नोटिस करने को मिलेगा? इस टर्मिनल पे। अब की बार देखो आपको बिफोर वेयर, तो आपको क्या दिख रहा है कि वेयर वाली लाइन से पहले आपको बिफोर वेयर देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, बिफोर ये वाली है, बिफोर वेयर आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ना, सेम इसी टाइम पे रोसिक्वल जनरेट होके डेटाबेस से डेटा को ला रही है। टाइम भी बता रहा है, देख लो भैया किस टाइम पे लाया है। फिर उसके बाद जब डेटा आ चुका था तब हमने कंसोल पे लॉक करा दिया कि आफ्टर वेयर इसको प्रिंट करा दो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, एंड मेक श्योर दिस डिफर्ड एग्जीक्यूशन, इसका जो कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सीनियर लेवल डेवलपर्स को भी ये चीज पता नहीं होती। कई बार क्या होता है, हमें ना कुछ डेटाबेस के साथ कुछ ऐसा ऑपरेशन करना होता है जिसमें हमें एक से ज्यादा क्वेरी चाहिए होती है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं आई क्वेरिएबल। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। चलते हैं आगे। तो भैया डिफर्ड हम देख चुके हैं, अब बात करते हैं आगे की, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग या फिर वर्सेस नो ट्रैकिंग। एज नो ट्रैकिंग, ओके। तो होता क्या है, हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हर एक क्वेरी के बाद, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज यार जाके देख लेना। कोई भी क्वेरी, फॉर इंस्टेंस आपने लिखा डीबी डॉट बुक्स डॉट एड, ठीक है, यहाँ पे जो भी बुक ऐड करनी है उसकी डिटेल्स आपने लिख दी, सेमीकोलन। फिर आप बोलोगे डीबी डॉट सेव चेंजेस। अब चाहे कुछ भी हो, आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, मेक श्योर डेटाबेस के अंदर चेंजेस होने से रहे। जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे, डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। आपको पता है जब आप ये वाली कमांड लिखते हो ना, डीबी बुक्स लिस्ट, समझ जाना यार हैंड राइटिंग मेरी बहुत बेकार है। देन होता क्या है, ब्राउजर के पास, लास्ट वीडियो को जाके प्लीज देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एएफ कोर में ना एक चीज होती है, इसके इको साइकिल में, इकोसिस्टम में एक चीज होती है जिसको बोल रहा है चेंज ट्रैकर। ये चेंज ट्रैकर क्या करता है, हमारी एंटिटी का ना एक स्टेट मैनेज करके रखता है। एंड जब आप ये लिखते हो ना डीबी डॉट बुक डॉट टू लिस्ट, इसके बाद अगर आप सेव चेंजेस लिखोगे, आपको पता है कोई सिक्वल जनरेट ही नहीं होगा। क्यों नहीं जनरेट होगा? क्योंकि आपका जो चेंज ट्रैकर है, सॉरी आई मीन डेटाबेस के अंदर कुछ चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपके एप्लीकेशन में जो ईएफ कोर है उसके पास जो चेंज ट्रैकर है, इसका स्टेट हो चुका है अभी
कि भैया हम ना मैनेज ही नहीं कर रहे, हम इसको ट्रैक ही नहीं कर रहे, हम इसको ट्रैक ही नहीं कर रहे भैया। अरे क्या बात कर रहे हो, ट्रैक तो कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब क्या होगा, जैसे आपने एक प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया, आपने इसकी जगह फाइंड मेथड यूज किया। अरे यार यहाँ पे क्या मैं गड़बड़ मचा रहा हूँ, इसको क्लियर कर दें। कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा सब्र रखो, कोड में जाके समझते हैं, कोड में जाके समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से समझेंगे, नन्ना मुन्ना राही हूं मैं, प्यार से कहानी कर लेता हूँ। चलो आ जाओ कोड में, चलो कोड में चलो। आपको पता है ये जो गेट फंक्शन है, चलो गेट में तो अभी हमने एक वेयर क्लोज लगा दिया। मुझे बस आपको ये समझाना था कि कैसे हम फ़िल्टरिंग करते हैं। आप वेयर लगा दोगे, डॉट वेयर लगा दोगे टू लिस्ट से जस्ट पहले, ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर कर पाओ। इसमें अभी हम दोबारा आएँगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे सॉर्टिंग कैसे करते हैं, कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है? मैं इसको अभी रैप कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ क्रिएट बुक या फिर अपडेट बुक वाले में, ठीक है? अपडेट अ बुक, यहाँ पे एक चीज़ देखो, अपडेट अ प्रोडक्ट कर दिया मैंने, अपडेट अ बुक होता है। ओके, यहाँ पर आप देखना इसमें क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने बोला डेटाबेस बुक्स को फाइंड करके लाओ। नाउ फाइंड भी एक फाइनल ऑपरेटर है जो हमारे डेटाबेस में क्वेरी को रन कराता है। तो भैया बुक यहाँ पर मिली। अब दो पॉसिबिलिटी है, अब जब यहाँ पे बुक मिली ना, जो चेंज ट्रैकर है इसने अपने स्टेट को बोल दिया कि बुक अभी आई है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अभी कोई चेंजेस नहीं है, बहुत बढ़िया। स्टेट वाली वीडियो को आप लास्ट वीडियो में जाके देख लेना। फिर उसके बाद जैसे आपने लिखा ना बुक डॉट ऑथर, तुरंत इसका स्टेट हो गया मॉडिफाइड, स्टेट डॉट मॉडिफाइड, समथिंग लाइक दैट, कि मॉडिफाइड हो गया। अब जैसे ये मॉडिफाइड हुआ ना, मेक श्योर जैसे ही ये मॉडिफाइड हुआ, अब अगर आप सेव चेंजेस लिखोगे ना, मॉडिफाइड के लिए जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने काम किया है उसके लिए सिक्वल जनरेट होगी और डेटाबेस में जाके वो धुड़ुम से लग जाएगी। अभी चीजें मेक सेंस नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यार। ये वीडियो, ये चीज हमने जब लास्ट वीडियो में देखे, आप डिस्कस किया, आप जाके देख लो। अब आगे की बात क्या है सर, अब दोबारा क्यों इस एपीआई के अंदर आ रहे हो, तो जरा समझो यहाँ पे आखिर बात क्या है। वो बात ये है कि अम, जैसे आप लिखते हो ना फाइंड करना है, अब ये क्या कर रहा है, जो आपका चेंज ट्रैकर है ना, इसको क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। ट्रैक कर रहा है तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन एंड एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है ट्रैक करने में, है ना? हम क्या बोलेंगे, चलो यहाँ पे तो ट्रैक करो, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम इसको अपडेट करेंगे, इसी लाइफ साइकिल में, इसी एचटीटीपी पुट में हम इसको अपडेट करेंगे। लेकिन एक चीज बताओ यार, ये जो मेरा ये वाला एपीआई है यार, ये मेरी जो ये वाली एपीआई है, अरे भाई हट जा कीबोर्ड। जो गेट सिंगल आईडी सिर्फ गेट करने वाली, एक सिंगल बुक को गेट करने वाली एपीआई है। एक बात बताओ यार, यहाँ पे जब मैं इसको रीड लाइक गेट करूंगा और यहाँ पे अगर मैं एज नो ट्रैकिंग नहीं लिखूंगा, तो क्या मेरा चेंज ट्रैकर है इसको भी ट्रैक नहीं करेगा? करेगा यार, बिल्कुल करेगा, करेगा ना। अब क्योंकि ये ट्रैक करेगा तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। दैट इज वाई मैंने क्या बोला कि हम प्रोडक्ट को ना सिर्फ गेट कर रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये रीड ओनली है, कि हम प्रोडक्ट को अभी के लिए सिर्फ गेट ही कर रहे हैं, और प्रोडक्ट या फिर बुक को गेट करके हम इसको रिस्पॉन्स में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम इसको ना एज ए रीड ओनली सिर्फ गेट करेंगे, यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपके ऐसे केसेस हो जहाँ पे आपको कुछ चीज गेट करनी हो और उनको ट्रैक नहीं कर रहा है, मतलब ना तो उनको डिलीट करना है और ना ही उनको अपडेट करना है, तो इन सच सिनेरियोस यू शुड राइट इट की डीबी, आपके टेबल का नाम, देन उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एज नो ट्रैकिंग। द मोमेंट यू डू इट, आप इन्फॉर्म करते हो अपने ईएफ कोर को भैया कि इस एंटिटी के लिए चेंज ट्रैकर के मैकेनिज्म को स्टॉप कर दो। ठीक है, कोई भी कोई भी इस एंटिटी को ट्रैक ना करे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये एज नो ट्रैकिंग का भी किस्सा खत्म हो चुका है, दोबारा समराइज करते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि यार जब हम एंटिटीज को या किसी भी चीज को गेट करते हैं डेटाबेस से, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो ईएफ कोर होता है उसको ट्रैक करने लगता है, उसका स्टेटस क्या है। लेकिन जब भी ऐसे सिनेरियोज हो, आपको सिर्फ गेट करना है प्रोडक्ट को या फिर बुक को, बल्कि और सॉरी, गेट करने के बाद उनको अपडेट नहीं करना, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, डिलीट नहीं करना है, तो आप बोल सकते हो एज नो ट्रैकिंग, विच टेल्स योर एप्लीकेशन की भैया भैया ईएफ कोर भाई साहब प्लीज इसको ना, इफ इसको आप ट्रैक मत करो, अपनी एनर्जी को खामखा इसमें वेस्ट मत करो। अब समझते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब, चलो दोबारा कोड एडिटर में चलते हैं। कोड एडिटर में क्या, मैं वेब में जाता हूँ यहाँ पर, एंड मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट दोबारा भेजता हूँ। अच्छा आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे हमें आईडी देखने को मिल रही है, अच्छी, अरे यार बढ़िया बात है। टाइटल देखने को मिल रहा है, बढ़िया बात है यार। डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, बढ़िया है। ऑथर,
क्रिएटेड एट प्राइस, बढ़िया है। अब कई बारी पता है क्या होता है, कई बारी ना कुछ ऐसा डेटा होता है जो कि प्राइवेट होता है एंड उस डेटा को आप रिस्पॉन्स में नहीं भेजना चाहते, या फिर आप रिस्पॉन्स में जो डेटा भेजना चाहते हो ना एपीआई से, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, आप उसको फिल्टर करना चाहते हो। तो हाउ वुड यू डू इट? अगेन एक बैड प्रैक्टिस है। बैड प्रैक्टिस क्या कहती है? बैड प्रैक्टिस कहती है कि पहले तो आप डेटा को यहाँ पे गेट कर लो, गेट करने के बाद उसमें से दोबारा रिकॉर्डिंग पॉज हुई थी, किसी का कॉल आया था, सॉरी यार। अब इसको फिक्स करते हैं। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे सेलेक्ट मेथड की। यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो सेलेक्ट मेथड ना, इमेजिन करो डेटाबेस से हर एक बुक के लिए कुछ लिखना चाहते हो। यहाँ पर आप बोलोगे जो डेटाबेस से मुझे रिस्पॉन्स में चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए न्यू बुक रिस्पॉन्स डीटीओ, एंड यहाँ पे लोकेशन बता रहा है कहाँ से आप इसको यूज करना है। मैंने कहा इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा। तो अगर आप जाके टॉप पे देखोगे तो शायद डीटीओज वाला, हाँ ये इंपोर्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। दोबारा आते हैं, डाउन डाउन डाउन, लेट्स लुक फॉर दिस फाइल, ओके न्यू, एंड यहाँ पे लिख दूंगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब आप उन सारी प्रॉपर्टी को बता सकते हो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपको चाहिए, मतलब जो भी आपको यहाँ से रिस्पॉन्स कराना है बुक्स के अंदर। तो मैं इसको बोल दूंगा कि भाई सबसे पहले तो देखो आईडी चाहिए, और आईडी कहाँ से मिलेगी? जो हमारी ये वाली बुक है ना, हाँ मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, ये इसको मैं और रीडेबल बनाता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में पुट करते हैं, ठीक है। और इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ कि यार ये सेलेक्ट फंक्शन है, ठीक है, और ये सेलेक्ट फंक्शन एंड हो रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर मैंने बोला कि सेलेक्ट फंक्शन इज प्रोजेक्टिंग, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है। किस चीज का स्ट्रक्चर? उस चीज का जो कि डेटा बेस से हमारे पास डेटा आने वाला है। तो मैं बोलूंगा भैया हर एक बुक के लिए मैं एक नया डेटा रिटर्न करूंगा, दैट विल बी बुक रिस्पॉन्स डीटीओ। इसके अंदर बोलूंगा जो हमारे पास बुक आएगी उसके पास कुछ आईडी होगी, है ना, उस आईडी को इस नए बुक रिस्पॉन्स डीटीओ के अंदर रख देना है। इसी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा एक दो बार और यहाँ पर आके, और बोलूंगा कि यार बुक का नेम भी भैया ऐसे ही कर दो, है ना। बुक का नेम नहीं है क्या बुक का? आई थिंक ओ टाइटल है ना, सॉरी। तो टाइटल भी बुक का यही काम करना है, सॉरी। एंड इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले आऊँ क्या? ठीक है, और इस ब्रैकेट को मैं यहाँ ले आता हूँ और रीडेबल बना देता हूँ। अब ऑटो फॉर्मेटिंग अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, कमेंट में बताओ ना ऑटो फॉर्मेटिंग कैसे होती है विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑथर का नेम भी मुझे बुक ऑथर से मिल जाएगा, एंड बुक का प्राइस भी मुझे बुक डॉट प्राइस से मिल जाएगा। फिर मैं बोलूँगा कि बुक के अंदर तो एक आध चीज़ें और भी हैं जैसे डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन को हमने अपने इस डीटीओ के अंदर डिफाइन नहीं किया था। अब डीटीओ का काम ही यही होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में डेटा ले जाने या लाने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रन कराता हूँ। रन कराया एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। दोबारा यहाँ पे स्केलर लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केलर, ओके। एंड यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भैया दोबारा से गेट करते हैं सारी की सारी बुक्स को, सारी की सारी किताबों को। तो अब की बार आपको क्या मिल रहा है? आईडी, टाइटल, ऑथर एंड प्राइस। क्या ये वही प्रॉपर्टी है जो हमने डीटीओस के अंदर डिफाइन की थी? हाँ जी। तो सेलेक्ट मेथड को हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्शन के लिए, या फिर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो आप इसको यूज कर सकते हो जब आपके पास ढेर सारा डेटा है बुक का, एंड कुछ डेटा को आपको लेके जाना है रिस्पॉन्स में एंड कुछ को लेके नहीं जाना। तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, फिल्टरिंग इज डिफरेंट। फिल्टरिंग मतलब बेस्ड अपॉन अ कंडीशन हम कुछ बुक को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्शन इज कि बुक तो सारी है लेकिन सारी बुक में से कुछ डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Okay, so we have seen projection, and so the next topic is filtering and sorting, कि कैसे हम filtering and sorting करते हैं अपनी ASP.NET Core एप्लीकेशन में डेटाबेस के डेटा के साथ। ओके, बहुत बढ़िया। अब दोबारा मैं आपको बताता हूँ, देखो बैड प्रैक्टिसेस हैं कि डेटा आने के बाद आप एप्लीकेशन के अंदर ये चीजें करो, बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो डिफर्ड, आप कह सकते हो डिफर्ड एग्जीक्यूशन हो जाएगा। वी वांट दैट जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं डेटा बेस के पास जाके वहां पर रन हो। तो भैया देखते हैं क्या बोल दिया मैंने। फिल्टरिंग का एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव सीन कि इफ वी वांट टू डू फिल्टरिंग वी हैव टू यूज वेयर फंक्शन, वेयर ऑपरेटर। सॉर्टिंग कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो ओके हैश कोडर्स, अब हमें बात करनी है फिल्टरिंग एंड ऑर्डरिंग की। किस किस की?
फ़िल्टरिंग एंड ऑर्डरिंग, ओके? या फिर आप इसको बोल सकते हैं सॉर्टिंग, ठीक है? कोई इश्यू वाली बात नहीं है। देखो यार, अगर आपको फ़िल्टरिंग करनी है, उसके लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ंक्शन होता है सेलेक्ट। बाद में हम देखेंगे कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे इंक्लूड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में शायद हम रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगेंगे। रिलेशनशिप टेबल के बीच की रिलेशनशिप, ठीक है? अपने बारे में मत सोचने लगो, अरे यार मेरी उससे शादी होगी या नहीं, ठीक है? तो भैया ठीक है, फ़िल्टरिंग मतलब फ़ंक्शन यूज़ करेंगे पहला सेलेक्ट। ऑर्डरिंग के लिए क्या यूज़ करें? यार यहाँ पे भी फ़ंक्शन यूज़ करते हैं हम, 1 नहीं 2 यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले का नाम है ऑर्डर बाय, पहले वाले का नाम है ऑर्डर बाय। ये वो नहीं है कि ऑर्डर बाय मी, मैंने तुम्हारे लिए भेज दिए रसगुल्ले, नो। फ़िल्टरिंग बढ़िया है यार, एक ही फ़ंक्शन यूज़ करना है सेलेक्ट, बट यहाँ पे 2 फ़ंक्शन है, पहला ऑर्डर बाय। चलो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, यार अभी मैं आपको डेटाबेस दिखाऊँ अगर, तो हमारे पास टोटल 3 तो सॉरी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एग्ज़ीक्यूटेड। मेबी मुझे कनेक्शन को फिर से रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा शायद, कनेक्ट करते हैं दोबारा, हो चुका है। टेबल एंड इसको मैं बोलता हूँ सेलेक्ट टॉप, ठीक है? तो यार कुल मिला के 3 तो बुक पड़ी है हमारे पास, इसमें भी फ़िल्टरिंग, सॉर्टिंग करना पड़े तो हो गया काम। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने कोड में, ओके? मॉडल्स में, ओके, मुझे ज़्यादा ना सोचना पड़े, इस पूरे को कॉपी करता हूँ एंड जाता हूँ किसी डीप सीक या फिर किसी एआई एजेंट के पास। डीप सीक पे क्यों जा रहे हो सर? एआई पे नहीं, लाइक ओपन एआई पे नहीं जा रहे हो, चैट जीपीटी पे नहीं जा रहे हो, पैसा मिलता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, भर-भर के पैसा आता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि गिव मी द जेसॉन डेटा फॉर एट लीस्ट 10 10 products where I want to practice sorting, filtering. बाय द वे ये लाइन लाइक सॉर्टिंग और फ़िल्टरिंग के लिए मतलब आई डोंट थिंक कि हमें कुछ लिखने की ज़रूरत थी, बट एनीवेज़ ठीक है, बढ़िया है। अब मैं क्या करूँगा, एक-एक करके हर एक बुक को यहाँ से सॉरी यार हर एक बुक क्या दिक्कत है? पूरा हुआ नहीं क्या? ओके, लेट्स कंप्लीट इट फर्स्ट। तो यही इसकी प्रॉब्लम है थोड़ी-सी। थोड़ी और देर, बस हो गया, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे। डन। अब एक-एक बुक को यहाँ से मैं कॉपी करता रहूँगा। इधर से जस्ट सॉरी, जस्ट यहाँ से कॉपी किया एंड गया अपनी एप्लीकेशन के पास। यहाँ पे पोस्ट में आया, टेस्ट रिक्वेस्ट की और ये डेटा एडिट कर दूँगा। वैसे तो हमें पता है आईडी में मैं चाहे कुछ भी लिख दूँ, आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आती है हमारे ईएफ कोर में, वो ऑटो इंक्रीमेंट होके। बट एनीवेज़ मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड समथिंग इज़ प्रॉब्लम हियर। तो यहाँ पर इश्यू क्या हो रहा है? ओके यार, क्योंकि मैंने आईडी नाम की प्रॉपर्टी भेज दी ना, तो ये कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है अगर हम डीटीओ यूज़ कर पा रहे होते। बट एनीवेज़ कोई इश्यू नहीं है, डीटीओ की भूमिका और इम्पोर्टेंस किसी और वीडियो, ये भूमिका कौन है सर? अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। टेस्ट रिक्वेस्ट, ओके। एआई आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान फिर भी भूमिका पे रहेगा। मैं इसको आईडी को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है? अब सेंड पे क्लिक करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेटा क्रिएट हो जाना चाहिए, पहली बुक क्रिएट हो चुकी है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आऊँगा अपने एआई के पास, बोलूँगा दूसरी बुक भी मुझे दे दे। अच्छा, ये काम करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, देन वीडियो को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? ओके, तो हैश कोडर्स में लगभग 12 बुक्स को ऐड कर चुका हूँ, लेट अस सी देम। और इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? डेटाबेस में देखते हैं। तो भैया लगभग 16 बुक्स हमारे पास आ चुकी है। ये क्या? ये 2 बार आ गई, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर देंगे। तो बढ़िया है, प्राइसेज़ में भी फ़र्क है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं और गेट वाली एपीआई को अब रन कराते हैं, ठीक है? इसको हाँ, बोलता हूँ टेस्ट करो एंड सेंड करो। एंड रिस्पॉन्स में ना हमें ये मिल रहा है, ठीक है? प्राइस पहले का 100 है, किसी का 699, किसी का 549, किसी का 14। तो मतलब ये सॉर्टेड तो नहीं है। मतलब हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं किस चीज़ की? किस चीज़ की टेस्टिंग कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सॉर्टिंग की। ओके, बहुत बढ़िया। तो भैया सारी फाइल्स को बाकियों को क्लोज़ कर दो एंड आ जाओ सीधा के सीधे किसमें? कंट्रोलर में। ये रहा हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में आते हैं इस वाली एपीआई में, ठीक है? तो ये हमारी एपीआई है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड क्योंकि यार यहाँ पे भी हमें ट्रैक तो इन्हें करना नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि बुक्स के जस्ट बाद पहला जो फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं, इसका नाम बोल देता हूँ एज़
नो ट्रैकिंग। तो भैया ये चीज़ें चाहिए हमें, नो ट्रैकिंग, ट्रैकिंग नहीं करनी है, सेलेक्ट करना है इन चीज़ों को, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँगा ऑर्डर कि ये जो पूरी बुक होगी उसकी किस प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑर्डर करना है। तो मैं बोल दूँगा बुक को, हर एक बुक को ऑर्डर करना है बाय बुक डॉट आईडी, अरे नहीं प्राइस, ठीक है। ज़रा सेव करते हैं, आई मीन टर्मिनेट करते हैं सर्वर को एंड रीस्टार्ट कर देते हैं। एंड अब ज़रा चल के देखते हैं क्या हुआ। दोबारा स्केलर लिखते हैं यहाँ पर, स्केलर, ओके। गेट करते हैं सारी की सारी बुक्स को, टेस्ट किया रिक्वेस्ट को, सेंड पर क्लिक किया एंड देखो यार प्राइस किससे शुरू हुआ, 9.99, 12 एंड लास्ट वाले को जाके देखता हूँ 699। हाँ यार ये सबसे बड़ा है, तो मतलब हम सॉर्टिंग कर पा रहे हैं। ये तो हमने सॉर्टिंग कर पाई असेंडिंग ऑर्डर में या फिर छोटे से बड़े की तरफ। अगर आपको बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है तो आप बोलोगे ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, आई थिंक सो। ऑर्डर, वेट, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, या करेक्ट तो था, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोबारा एक बार रिस्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं इस एपीआई पे और टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे। तो भैया आपकी बार जो सबसे महंगी किताब थी वो सबसे पहले आ रही है और जो सबसे सस्ती किताब थी वो सबसे बाद में आ रही है। तो दिस इज हाउ वी डू सॉर्टिंग एंड दिस इज हाउ वी डू सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर होगी। तो यार एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो भी आप काम कर रहे हो ना वो सारे के सारे ऑपरेशन, ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस डेटाबेस की धरती पे जाके हो, ना कि योर एप्लीकेशन में। जैसे कि अगर आप मेरे इस डेटाबेस के ऑपरेशन को देखोगे, मैंने बोला सबसे पहले तो एज नो ट्रैकिंग, मतलब मैंने अपने ईएफ कोर को इन्फॉर्म किया कि इस एंटिटी के लिए हमें ट्रैकिंग नहीं करनी है, तो इमिडिएटली इसकी ट्रैकिंग नहीं करनी है। ओके नो प्रॉब्लम, देन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते वक्त मैंने बोला कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, मैं मैनुअली सेलेक्ट करूंगा मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। ओके, फिर मैंने बोला ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, भाई इनको ऑर्डर कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ी महंगी किताब, फिर उससे सस्ती, ऐसे करके सबको अरेंज कर दिया है। बहुत बढ़िया। एंड क्योंकि अब हम ऑपरेशन देख चुके हैं तो आई थिंक मैं इस लॉग स्टेटमेंट को यहाँ से हटा सकता हूँ, बाद वाली को भी और पहले वाली को भी। बहुत बढ़िया, ठीक है, मस्त है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो फिर अगली चीज देखते हैं अब हमें ईएफ कोर में क्या सीखना है। तो हैश कोडर्स, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग के बाद अगली चीज जो फाइनली हमें डिस्कस करनी है, इस चीज का नाम है पेजिनेशन। आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि हमें पेजिनेशन की जरूरत क्या है। इमेजिन आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहां पे लगभग आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, अमेजोन में या किसी भी अदर साइट पे आप देखोगे वहां पर पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि पहले लगभग 10 या 12 या 15 या 20 प्रोडक्ट रेंडर करा दिए जाते हैं। उसके बाद बटन्स आ जाते हैं कि आप सेकंड पे क्लिक करोगे तो बाकी के 20 प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा इस चीज का इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये चीजें काम कैसे करेगी। तो होगा क्या, हम मान के, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास लिमिटेड है, हम मान के चलेंगे पहले हम फर्स्ट 4 प्रोडक्ट को लेके आएंगे। फिर जैसे पेज नंबर अगर जैसे फ्रंट एंड तो है नहीं, हम मानेंगे कि पेज नंबर जब 1 होगा तो 1 2 3 इन 4 प्रोडक्ट को दिखाएंगे। पेज नंबर अगर 2 हुआ तो इन 4 को स्किप करके हम बोलेंगे पहले 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये कि जब हम इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे होंगे या इसको इनेबल करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, मुझे चाहिए दो चीज। पहली तो पेज का साइज, कि भैया एक पेज पर कितने प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट साइज है जो भी कह सकते हो आप। देन पेज नंबर, पेज नंबर मेरी ये हेल्प करेगा समझने में कि मेरे कितने प्रोडक्ट मुझे स्किप करने हैं। तो चलो यार इनेबल करते हैं इसको, फटाफट चलते हैं अपने एप्लीकेशन में कोड एडिटर में और यहाँ पर आकर, हाँ जी, गेट वाली में ही मैं बोलूंगा ऑर्डर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर बाय यूज करेंगे, डिसेंडिंग नहीं। तो मैं बोलूंगा भैया अरे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर बाय यूज करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। ऑर्डर बाय के बाद यहाँ पर मैं बोलूंगा टेक 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 फंक्शन एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा जो भी आपका पेज साइज होगा। मैंने कहा 5 प्रोडक्ट या 4 का लेके चलना था नाम है, तो हम 4 का साइज लेके चलते हैं। अब जरा अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट किया एंड यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है स्केलर, सॉरी स्केलर, एंड बोला कि गेट करना है, सारे प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। चलो सेंड करो रिक्वेस्ट। यू विल सी कि अब की बार जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं सिर्फ फर्स्ट 4 देखने को मिल रहे हैं।
फर्स्ट 4 नहीं, मतलब सॉर्ट होने के बाद 1, 2, तीसरा और ये चौथा, 4 प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब मुझे अगर अगले पेज पे जाना है, क्योंकि आईडी अलग-अलग आ रही है तो मेक सेंस नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर पा रहे हम। तो थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। पता तो है ना यार हमें सॉर्टिंग कैसे करने है, बस जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आप कर लेना। इसको सेव करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। अब मुझे क्या होगा देखो यार, अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा ना, तो मुझे पेज नंबर भी चाहिए होगा। पेज साइज़ तो फिर भी चलता है कि भैया 4 आपने हार्ड कोडेड लिख दिया। लेकिन पेज नंबर तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको हर टाइम फ्रंट एंड से बताना पड़ेगा कि आप कौन से पेज पे जाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एक प्रॉपर्टी, इसको बोलूंगा पेज नंबर, एंड आई विल सेव इट एंड रीस्टार्ट इट। एंड चलते हैं अपने फ्रंट एंड के पास। तो यहाँ पर आए और हमने लिखा स्केलर एंड ये बुक, ओके, एंड टेस्ट करते हैं रिक्वेस्ट को। इसने बोला कि यार पेज नंबर की वैल्यू बता दो। मैंने कहा पेज नंबर भैया 2 ले लो, ठीक है, और सेंड करो रिक्वेस्ट। सेंड की, तो अभी भी शुरू के 4 प्रोडक्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब मैं अगर 3 लिख दूंगा यहाँ पे, तब भी मुझे 4 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं शुरू के। ओ माय गॉड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो भैया प्रॉब्लम ये है कि आपने बोल रखा है सिर्फ टेक कर दो 4। टेक मतलब सिर्फ 4 प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दो। 4 प्रोडक्ट को आपको गेट करना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सबको भूल जाओ। लेकिन कौन से 4 को? स्टार्टिंग के 4 को। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग के 4 को सेलेक्ट करता है। अब मान लो अगर तीसरे पेज पे आपको जाना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू गो टू द थर्ड पेज, इसका मतलब है आपको स्किप कराने 3 into 4, क्योंकि एक पेज पे 4 प्रोडक्ट हैं तो आपको टोटल 12। फॉर एग्जांपल पेज नंबर अगर 3 है, तो एक पेज पे कितने? 4, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको स्किप करने हैं 12 प्रोडक्ट। तो भैया यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा, स्किप कर दो, सॉरी, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा वेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डॉट skip skip फंक्शन एंड प्रोवाइड इट अ वैल्यू 4 जो हमारा पेज नंबर है, मल्टीप्लाई विद जो भी आपका पेज नंबर होगा। मैंने कहा पेज नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। जस्ट स्टॉप इट। सेव किया, स्टार्ट किया अपनी एप्लीकेशन को फिर से, एंड अब जरा पेजिनेशन को जाके जाके टेस्ट कर दें, स्केलर, एंड यहाँ पर आके मैं बोलूंगा कि भैया पेज नंबर टेस्ट करो जरा, पेज नंबर ना भैया। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कौन सी एपीआई पर आ गए यार अपन? बुक वाली है, अच्छा टेस्ट कर रहे हैं एपीआई को। अच्छा ये रहा ना, क्वेरी पैरामीटर पेज नंबर है भैया। अब की बार दूसरा दूसरा मतलब 5, 6, 7, 8 ये प्रोडक्ट अपने पास आने चाहिए। सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट, जरा देखो कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। अब की बार आईडी 10, आईडी 11, 12, 13। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो, अच्छा 0 का मतलब स्टार्ट है। ओके ओके ओके, गॉट इट। तो जब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो ये 8 प्रोडक्ट को स्किप कर रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर एक चीज और लिख दूंगा, मैं बोलूंगा कि यार जो पहला पेज होगा, 0 से अपन काउंटिंग थोड़ी शुरू कर रहे हैं, एरे थोड़ी है। तो पेज नंबर 1 माइनस कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले पेज नंबर, सॉरी, लेट्स अनडू द चेंजेस। तो पेज नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करो 1 से एंड देन यू डू इट। जरा सेव करो, रिस्टार्ट कर दो एप्लीकेशन को। आई होप दिस शुड बी वर्किंग फाइन नाउ। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्केलर, स्केलर, ओके, टेस्ट द रिक्वेस्ट। पेज नंबर इज 1 एंड देयर इज नो स्किपिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमें देखने को मिल रहा है 1, 2, 3 वाला डिलीट है, 4 एंड 5, ओके। पेज नंबर अगर 2 है तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, देखते हैं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। पेज नंबर अगर लाइक 3 हुआ तो 10 से स्टार्ट होना चाहिए, हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, ओके। तो हम देख चुके हैं यार पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट, इट वाज वेरी इजी। तो पेजिनेशन के कॉन्सेप्ट में वी हैव टू यूज 2 फंक्शंस टुगेदर। द वन इज टेक फंक्शन, और भैया इस टेक फंक्शन का क्या काम होता है? कितने आदमी थे सांभा, ओके, है ना? बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। एनीवे टेक फंक्शन बात करता है कितने बुक या कितने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। दूसरा जो आपका फंक्शन है स्किप, स्किप बात करता है कितने लोगों को इग्नोर करना है, नजरअंदाज करना है। हाँ जी, ये वही प्राणी है जो बहुत एटीट्यूड में रहता है, सबको इग्नोर कर देता है ये। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो इसी के साथ चलते हैं अपना सीखने के लिए अपना नया टॉपिक, अगला टॉपिक विच इज इक्वल्स टू, विच इज, हाँ क्या मैथ्स करा रहे हो क्या सर? इक्वल्स टू, हाँ, विच इज फर्स्ट वर्सेस सिंगल वर्सेस एनी। अब एक चीज बताऊं,
ये तीनों ही हाँ जी, तीनों ही काम करते हैं सिंगल रिसोर्स को डेटाबेस से फेच करना। सिंगल रिसोर्स क्यों बोला? मे बी यार आप सिंगल यूजर को फेच करो, सिंगल बुक को करो, सिंगल प्रोडक्ट को, तो इट इज बेटर टू से रिसोर्स। ओके, बहुत बढ़िया। बात क्या हो रही है? सिंगल। सिंगल मतलब ओनली वन, ओनली वन। नाउ यार फर्स्ट भी वही काम करता है, सिंगल भी वही काम करता है, एनी भी वही काम करता है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो यार, जो आपका फर्स्ट फंक्शन काम करता है वो काम करता है इस वे में कि इसको चाहिए होती है आईडी। अब लेट्स सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे फिफ्थ प्रोडक्ट ला के दे दो। यार थ्योरी क्यों डिस्कस करना है, अपने पास कोड है तो आ जाओ कोड एडिटर में। हमने बोला जो आईडी होगी ना अपने पास, अपने पास जो आईडी होगी उसको लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लिखता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन को, सेव करके इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगी? फर्स्ट फंक्शन क्या बोलता है? वो प्रोडक्ट जिसको आपको फैच करना है उसकी आईडी मुझे बता दो, उसकी आईडी मुझे बता दो। एंड आई थिंक मैक्सिमम आईडी जो अपने पास है वो है 16। पहले तो मैं टेस्ट करता हूँ एंड मैं बोलता हूँ कि आईडी की जो वैल्यू है हमारी दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड सेंड करता हूँ। एंड पहला प्रोडक्ट और पहली बुक वी हैव गॉट इट। ठीक है, एपीआई को जरा समझते हैं, गेट वाली क्या है। हमने बोला आईडी की वैल्यू हमें पैरामीटर से मिलेगी एंड यू सी हमने देखा था कि आईडी की वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर की। देन कोड में आके इसने बोला कि एज नो ट्रैकिंग, तो हमें पता है ट्रैक नहीं करना है। फर्स्ट ने बोला कि यार वो प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसकी आईडी ना बुक आईडी जो है हमें इसके पैरामीटर में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। तो यार देखो फर्स्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट बोलता है मैं सिर्फ और सिर्फ पहले प्रोडक्ट को गेट कर लूंगा जो भी मुझे मिलेगा, मैं मल्टीपल को नहीं देखूंगा और मल्टीपल को दूसरा भी नहीं देखता। लेकिन डिफरेंस क्या है जरा समझते हैं। डिफरेंस इज दैट कि मैं दोबारा वेब एप्लीकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, बोलता हूँ इसको क्लोज करो, सारे के सारे प्रोडक्ट को या बुक्स को फैच कर लो। सेंड किया, यहाँ पर कुछ इशू आया। क्या है इशू जरा? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मे बी एक बारी मैं कंटिन्यू करता हूँ। एरर है कुछ ऑफ सेट करके। मे बी एक बारी मैं एप्लीकेशन को स्टॉप कर लेता हूँ जी, स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। स्केलर पर चलते हैं दोबारा एंड आते हैं। सारी की सारी बुक को फेच करना है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब क्यों आने लगी पता नहीं। तो ये क्या बोल रहा है? कोई इशू है यहाँ पे टू लिस्ट के पास। इसने बोला वेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट मी स्टॉप इट फर्स्ट। तो मैंने बोला एज नो ट्रैकिंग, सेलेक्ट करना है इनको एंड स्किप करना है पेज नंबर की वैल्यू। यार लेकिन एक सेकंड, ओ आई थिंक पेज नंबर की वैल्यू मैं कुछ पास नहीं कर रहा था। एनीवेज पेजिनेशन मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। देखो प्रॉब्लम समझ आई होगी, समझाता हूँ। हो क्या रहा है कि अभी जब मैं इस एपीआई को यूज कर रहा था अपने प्रोजेक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ मैं आईडी दे रहा था। वेट, तो या जब मैं अभी इसको रन कर रहा था पेज नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा था, विच इज बाय डिफॉल्ट क्रिएटिंग एन एरर फॉर अस। तो मैं इसको बोलता हूँ कि पेजिनेशन हमें नहीं करना है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और स्किप और टेक को भी यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और सेव करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। इस स्पेस को भी यहाँ से हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। एप्लीकेशन को फिर से बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड किया, स्केलर पे गए दोबारा एंड स्केलर से पूछा भैया हमें सारे प्रोडक्ट ला के दे दो, कितने रुपए लोगे? 10 वाला बिस्कुट 10 रुपए का है। सर आपको ना कोई ट्रेंड फॉलो करना नहीं आता, कोई भी किसी काम के नहीं हो सर, यू आर गुड फॉर नथिंग। अच्छा इधर देखो जरा। तो यार मैक्सिमम जो आईडी अपने पास है 17। अब प्रॉब्लम क्या है इस वाले के पास? जब तक आप कोई भी इसको आईडी की वैल्यू दोगे ना, आप बोलोगे इसको आईडी की वैल्यू दे दे 15, ये बोलेगा मिल गया, ले आया मैं। आप बोलोगे 16, ये बोलेगा ये रहा 16। आप बोलोगे 17, ये बोलेगा ये रहा 17। जैसे ही आप इसको बोलोगे 18, ये बोलेगा ये बोलेगा यार ये गलत है, चीटिंग है, चीटिंग है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? फर्स्ट ने बोला ये बुक मिल क्यों नहीं रही मुझे, ये होनी चाहिए, होनी ही होनी चाहिए, डेटाबेस में नहीं है, तो एक एक्सेप्शन मिला, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आई होप द आइडिया इज वेरी क्लियर कि क्या फर्स्ट मेथड काम करता है। अब कई बार इसी वजह से हम फर्स्ट की जगह हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है फर्स्ट और डिफॉल्ट। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो यार ये ना फर्स्ट का ही बड़ा भाई है, ये बोलता है देखो यार फर्स्ट काम करता है ऐसे
कि जो भी प्रोडक्ट है उस आईडी के साथ मैं उसको ढूंढूंगा और उसको रिटर्न करा दूंगा इस ऑब्जेक्ट में या इस वेरिएबल में रख दूंगा। लेकिन फर्स्ट और डिफॉल्ट बोलता है कि पहले तो मैं कोशिश करूंगा वो प्राणी मुझे मिल जाए। लेकिन अगर वो प्राणी नहीं मिला तो मैं इसको ना एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा विच इज नल। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर ली। तो भैया फर्स्ट और फर्स्ट डिफॉल्ट के बीच में तो डिफरेंस पता लग गया। अब बाकी तीसरा कौन सा फंक्शन था वो देख लेते हैं। ओके, तो यार यहाँ पे अभी हमने एक ही डिस्कस किया है अभी तक फर्स्ट। अब जो दूसरा वाला है उसको डिस्कस करते हैं विच इज सिंगल। चलते हैं दोबारा अपने कोड एडिटर में। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये जो फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखा है ना यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल इसी की जगह पे सिंगल लिख दो। सिंगल, हाँ, आर यू सिंगल? यस आई एम बैचलर। ओके लेट्स गेट मैरिड। हाँ सर, क्या बात करते हो आप फालतू की। मैं इसको सेव करा दोबारा, अपने एप्लीकेशन पे गए स्केलर पर, और वैसे तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं आपको। मैं यहाँ पे आईडी की वैल्यू दे दूंगा और बोलूंगा फिफ्थ प्रोडक्ट ला के दे दो। ये बोलेगा बढ़िया है जी, मैं आपके लिए फिफ्थ प्रोडक्ट लेकर आया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ना नए लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर। इसने बोला जब भी हमें गेट सिंगल प्रोडक्ट करना होगा बाय आईडी या एक प्रोडक्ट को चाहिए होगा, हमारे पास वेरियस अप्रोचेस हैं। हमारे पास है गेट, गेट फंक्शन अभी देगा। हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है। हमारे पास एनी है, एनी की तो बात ही मत करो, भी भूल जाओ। गेट और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? देखो गेट और फर्स्ट में ना ये डिफरेंस है, फर्स्ट बोलता है मुझे पहला प्रोडक्ट चाहिए, मुझे पहला चाहिए, पहला चाहिए। गेट बोलता है मुझे सिर्फ ओनली, ओनली प्रोडक्ट चाहिए। ओनली प्रोडक्ट मतलब अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 1 है तो दैट इज परफेक्ट। लेकिन अब आईडी तो मैं दोबारा रिपीट कर नहीं सकता, लेकिन अगर आपको याद हो तो कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसको ना हमने 2 बार एंटर कर दिया था। आई थिंक वो कौन सा था, लेट मी, तो ये रहा क्वांटम ड्रीम्स। क्वांटम ड्रीम्स, इसका आप देखो टाइटल बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ना जस्ट अपनी एपीआई को चेंज करूंगा, ठीक है। इस नेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से, विच इज क्वांटम ड्रीम्स, ठीक है। और यहाँ पर आके बोलूंगा थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी एपीआई को चेंज करता हूँ, बोलता हूँ वो बुक चाहिए जिसका टाइटल हो। पहले तो मैं दूसरा टाइटल ट्राई करूंगा, पहले मैं बोलूंगा जिसका टाइटल हो द साइलेंट एको, द साइलेंट एको, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब ये बोलेगा आईडी की वैल्यू कुछ भी डालो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको हार्ड कोडेड वैल्यू दी है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी कंडीशन को। स्केलर पे गए और इस पर क्लिक किया, टेस्ट पे क्लिक किया, मैंने कहा कुछ भी दे दो आईडी की वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन हार्ड कोडेड है। तो इसने बोला भैया यहाँ पर कुछ इशू आया है, देखते हैं जरा क्या इशू आया है। इसने बोला सीक्वेंस कंटेंट्स मोर देन वन एलिमेंट। ओ, तो इसने बोला यार ऐसी ना एक से ज्यादा बुक है जिसका ये टाइटल है द साइलेंट एको। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं होता भाई, एक मिनट एक काम करियो, मैं ये वाली एपीआई टेस्ट कर लूँ पहले। टेस्ट सारी सारी की सारी जो बुक वाली थी, ये वाली एपीआई टेस्ट कर लूँ। ओके कर लेते हैं। तो कोई एरर आ रहा है, मे बी एप्लीकेशन क्रैश। ओह, कंटिन्यू करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। अब देखो यार सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। एंड वो प्रोडक्ट 2 बार कैसे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। रिच डैड एंड पुअर डैड आई थिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है यहाँ पर। तो मैं इसको इससे कॉपी करता हूँ एंड अपने कोड एडिटर में आके बोलता हूँ कि यार बुक का जो टाइटल है वो है ये वाला। एंड आई डोंट थिंक कि यार एक से ज़्यादा ये वाली बुक होगी मेरे डेटाबेस के अंदर। तो ज़रा अब टेस्ट कर लेते हैं। स्केलर स्केलर स्केलर, ओ माय गॉड स्केलर, गेट वाली है ना, हाँ, गेट वाली आईडी। और आईडी की तो वैल्यू कुछ भी दे दो यार, आईडी की वैल्यू दे दो आप 55, कोई इशू नहीं है। अब की बार जब मैं गेट कर रहा हूँ तो देखो अब की बार मुझे रिच डैड एंड पुअर डैड वाली बुक मिल रही है। तो यार गेट में हमने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए, गेट नहीं सॉरी सिंगल, सिंगल में हमने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए कि जब आप ऐसी चीज प्रोवाइड करते हो जो एक से ज्यादा है, इमीडिएटली आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा। मे बी अगर आपको ईमेल से किसी इंसान को ढूंढना है तो यू कैन ट्राई दिस वन, एंड दिस वन इज कंपेरेटिवली अ लिटिल फास्टर देन फर्स्ट वन। तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, मैं इसको एक ऐसा नाम दूं जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन को, दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट के साथ हमने प्रॉब्लम देखी। फर्स्ट बोलता है अगर तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है जो कंडीशन आपने दी तो मैं इसको ढूंढ निकालूंगा, और अगर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो एक एरर दूंगा। तो हमने बोला फर्स्ट की जगह उसका बड़ा भाई यूज करो, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। तो उसने बोला अगर नहीं हुआ तो नल दे दूंगा।
अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट जिसका नेम एग्जिस्ट नहीं करता था ये भी एरर दे रहा है, तो मतलब फर्स्ट ही की तरह है ये। लेकिन ये बोलता है कि भैया देख लो, अगर डुप्लीकेट आइटम हुए तो आई विल थ्रो एन एरर। बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। तीसरा वाला कौन सा था जी? तीसरा वाला था एनी। ओके, एनी का भी काम निपटाते हैं अब। ओके यार, तो एनी का भी निपटाते हैं। एनी को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर दूंगा, फिर बोलूंगा आईडी। आईडी वाला एक खेल खेलते हैं दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे बोलूंगा कि यार बुक की जो आईडी है दैट शुड बी इक्वल्स टू द आईडी दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन, दैट्स इट। सेव करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। वेट, अरे यार सिंगल नहीं, इसको कर दो एनी। एनी, या दैट्स इट। सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन नाउ। तो यार ये पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप इसको रन करो स्केलर, ठीक है। ये बोलता है आप इसको आईडी दे दो। आईडी मैंने कहा एक। ये बोलेगा कि मैं चेक करूंगा ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं। अगर करता होगा तो मैं आपको ट्रू दे दूंगा, अदरवाइज मैं आपको फॉल्स दे दूंगा। लेट्स रन इट। इसने हमें क्या दिया? ट्रू। तो यार जब आपको ये चेक करना हो कोई प्रोडक्ट आपके डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप बोलो 155 या 1555, आपको फॉल्स देखने को मिला, बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आईडी इतनी हो। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो भैया अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि यार तीन फंक्शन होते हैं हमारे पास एक सिंगल चीज को गेट करने के लिए, विच आर सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर। फर्स्ट भी आपको एक प्रोडक्ट फेच करने देता है, सिंगल भी, बट एनी एनी में आप कंडीशन तो रख सकते हो किसी को फाइंड करने की, बट प्रोडक्ट नहीं देगा आपको, बुलियन में बताएगा ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट और सिंगल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट और सिंगल वेरी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। द ओनली डिफरेंस इज फर्स्ट ना डुप्लीकेट पे एरर नहीं देगा, सिंगल डुप्लीकेट पे भी एरर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं और बात कर लेते हैं अब नई चीज की, या फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे एएफ कोर्स से रिलेटेड है, दैट इज एसिंक्रोनस क्वेरीज या फिर एसिंक क्वेरी। तो यार अभी हमने जो कोड लिखा है ना, हैश कोडर्स, इस कोड में एक प्रॉब्लम है। पहले तो मैं इसको फिक्स कर दूं दोबारा। तो कभी भी आपको ऐसे करना हो ना, हमेशा फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करना जब आपको किसी चीज को फेच बाय आईडी करना हो। कंक्लूजन भी निकाल दिया, ओके। सेव करके प्रोडक्ट को क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस एपीआईज। नाउ द प्रॉब्लम इज, देखो यार हमारे पास सी शार्प में ना थ्रेड पुल नाम की एक चीज होती है। थ्रेड होता है जो आपके एप्लीकेशन के कोड को रन करा रहा होता है। अब मान के चलो आपने कुछ रिक्वेस्ट की सर्वर से, सर्वर गया डेटाबेस के पास मांगने, दे दे। डेटाबेस बोल रहा है मैं तो थोड़ी देर में दूंगा। अब क्या है, दूसरा इंसान अगर आपकी वेब एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो वो वेट करना पड़ेगा उसे, क्योंकि आपका थ्रेड तो बिजी है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक अवेट या फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन सी शार्प। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बोलती है कि जब भी ऐसा कुछ होगा ना, हम अपने थ्रेड को खाली कर देंगे, थ्रेड से काम भेज देंगे थ्रेड पुल के पास, थ्रेड पुल के पास, एंड अपना नेक्स्ट काम करने लगेंगे। तो इससे हम मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन कंपेरेटिवली फास्टर वर्क करेगी। इसीलिए मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा जो भी मैंने एपीआईज यहाँ पर बनाई है, इन सारी की सारी एपीआईज को, इन सारी की सारी एपीआईज को मैं आपके साथ क्या करूं, इन सारी की सारी एपीआईज को एसिंक्रोनस बना दूं। बट एक प्रॉब्लम है, एसिंक्रोनस बना दूंगा तो शायद मैंने लास्ट वीडियो के कोड को पुश नहीं किया है गिटहब पे, या अभी तक गिटहब रेपो स्टार्ट भी नहीं की है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इतना एडवांस कोड नहीं है, आज से मैं गिटहब रेपो मैनेज करूंगा एंड आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा कोड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि चलो पहले तो इस वाली एपीआई को एसिंक्रोनस बनाते हैं। देखो कितना इजी है एसिंक्रोनस बनाना। आपको बस यहाँ पे लिखना है आके एसिंक, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये वाला जो काम है ना थोड़ा सा टाइम लेगा, हम अपने थ्रेड को फ्री कर देंगे, थ्रेड पुल पे ये वाला टास्क दे देंगे। अब जैसे आप ये करोगे ना, आपका फंक्शन बोलेगा कि यार एसिंक्रोनस है ना, इमीडिएटली तो आप कुछ रिटर्न नहीं करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिख दो हम रिटर्न करेंगे कुछ टास्क, पहले टास्क करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रिटर्न कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब तीसरा क्या इशू है? तीसरा इशू ये है कि ईएफ कोर बोलता है कि भैया मैं ना आपको दोनों टाइप के मेथड दूंगा। ईएफ कोर बोलता है मैं आपको दूंगा सिंक्रोनस मेथड भी, सिंक्रोनस मेथड जो हम ऑलरेडी देख रहे थे, बोलता है मैं आपको एसिंक्रोनस मेथड भी दूंगा। इनबिल्ट इंटरनली वो कैसे काम करेंगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ईएफ कोर बोलता है जब भी आपको किसी चीज के ये एसिंक्रोनस फंक्शन को यूज करना है ना, आप बोलो बुक्स ऐड एसिंक।
तो भैया एसिंक्रोनसली हम इसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वाला ऑपरेशन भी डेटाबेस का है ना, हाँ जी, यहाँ पे आओ, लिखो अवेट, अवेट अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे सेव चेंजेस के बाद हम लिख देंगे चेंजेस एंड एसिंक। चलो सेव किया एंड दिस एरर हैज गॉन आल्सो अवे। यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया, एक तो एसिंक कीवर्ड ऐड किया यहाँ पे, जहां पे भी डेटाबेस का ऑपरेशन था अवेट लगा दिया और बोल दिया टास्क रिटर्न करेगा। यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू है क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे कि यार ये फंक्शन एसिंक्रोनस बन चुका है। क्योंकि फंक्शन एसिंक्रोनस बन चुका है तो बोल दो यार ये फंक्शन अंदर से कुछ भी रिटर्न करे, लेकिन बाहर से डेटा तभी रिटर्न कर पाएगा जब ये टास्क कंप्लीट कर लेगा। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पर आके लिख देंगे ये काम हम करवाएंगे एसिंक्रोनसली अवेट, ठीक है। और जो लास्ट में टू लिस्ट है यहाँ पे लिख दो इसके पीछे एसिंक। तो भैया ये ऑपरेशन एसिंक्रोनस हो चुका है। क्या सर ऐसे करके सेलेक्ट एसिंक भी कुछ होता है क्या? ऐसे यहाँ पे लिखे सेलेक्ट एसिंक, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, सेलेक्ट एसिंक कुछ नहीं होता, ठीक है। सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट और सेलेक्ट मैनी में क्या डिफरेंस है? अगर जानना है तो कमेंट कर देना, वीडियो में एक और वीडियो आ जाएगी। चलो सेव कर दिया एंड ओके, ये वाली एपीआई भी लगभग लगभग हो चुकी है। इसको रैप कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे करना है। अरे नहीं कर सकते क्या? तुम नहीं कर सकते क्या? बताओ। बिल्कुल कर सकते, बहुत इजी है। कोई 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 चने थोड़ी चबाने हैं यार लोहे के। बहुत सिंपल है। असिंक ठोको, टास्क ठोक दो और इससे पहले अवेट आगे लिख दो। अब बोलेगा अवेट मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो सिंक्रोनस फंक्शन हूं। मैं बोलूंगा अरे पागल, फर्स्ट और डिफॉल्ट फंक्शन, फर्स्ट और डिफॉल्ट फंक्शन भाई तेरे पास एसिंक्रोनस वाला है वो वाला दे दे हमें, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसको भी रैप करूंगा। बाकी के दो फंक्शन तो तुम कर ही लोगे। अरे नहीं करोगे, चलो मैं करा दूं यार, कोई बात नहीं, तुम पे ज्यादा लोड नहीं डालूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे बोल दूंगा ये फंक्शन भी एसिंक्रोनस बन चुका है जी, और इसको भी टास्क दे देते हैं जी 55 लाख रुपए का। अरे सर मजे, सर हार्ट अटैक आ गया आपकी बात सुन के। यहाँ पर लिख दूंगा अवेट और यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा फाइंड फाइंड एसिंक। आहा मजा आ गया, स्वाहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये काम करने के बाद यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं अवेट, और शायद रिमूव का एसिंक्रोनस फंक्शन मेरे हिसाब से नहीं है, तो रिमूव को ऐसे ही लिख देते हैं रिमूव, क्योंकि पहले अभी तो ये डेटाबेस से डिलीट कर रहा है ना। आई मीन ये जो मेमोरी है हमारे पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की जो डेटाबेस में है उससे कर रहा है। फिर ये फाइनल डेटाबेस में चेंजेस होंगे तो यहाँ पे अवेट को चिपका देते हैं जी। बहुत बढ़िया। बोलेगा सेव चेंजेस एसिंक्रोनस दे दो। मैंने कहा ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेव चेंजेस एसिंक्रोनस, ठीक है जी, सेव कर दिया। लगभग लगभग हमारी एपीआईज हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई तो बाद में इसको देख लेंगे। कोई कोई मुझे लगता नहीं कुछ छोड़ा है या छूटा है हमसे। ऑलमोस्ट हमारा एसिंक्रोनस भी देख चुके हैं। एसिंक्रोनस क्यों करते हैं यार? ताकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी फास्टर हो जाए। कैसे करते हैं हमने देख लिया भैया। इसी के साथ हमने एसिंक ऑपरेशन, सॉरी एसिंक ऑपरेशंस कैसे करते हैं, एसिंक क्वेरीज कैसे लिखते हैं वो भी सीख चुके हैं इसमें। बस आपको इन तीन चीजों को वाइजली यूज करना है। पहला एसिंक्रोनस, दूसरा अवेट कीवर्ड, तीसरा एक टास्क नाम का कीवर्ड होता है जो बोलता है भैया टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम कुछ रिटर्न कराएंगे। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से वाइजली यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसी के, देखो यार ईएफ कोर के ऊपर वैसे तो कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा इसके कमांड्स एंड क्वेरीज को आज के इस वीडियो में डिस्कस करें, बट वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है। एक काम करेंगे, दोबारा एक और वीडियो लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम बाकी रिमेनिंग क्वेरीज को कैसे काम करनी है डिस्कस कर रहे होंगे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे रिलेशनशिप्स कैसे डिफाइन करते हैं ईएफ कोर के अंदर। ज्यादातर इसी के ऊपर बात करेंगे, या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत डेटा एनोटेशंस भी कर लें। तो मोस्टली जहां तक मुझे लगता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति जिसका नाम है रिलेशनशिप ईएफ कोर के अंदर। चलिए इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ईएफ कोर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। बहुत सारी कमांड जो आप चैट जीपीटी या इधर उधर से ढूंढते होगे, आप यूज करते होगे, काम हो जाता होगा। आज आपको समझ आया कि कैसे किसको कहाँ पे रखना है, डिफर्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है। प्लीज प्लीज रिवाइज इट एंड थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना इसके बारे में इफ यू आर गोइंग टू सिट इनटू द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर डेफिनेटली आपसे पूछने वाला है। अगर आप ये क्लेम करते हो कि आपको ईएफ कोर आता है और आपको नहीं पता कि डिफर्ड एग्जीक्यूशन क्या होती है, इसका मतलब आपको ईएफ कोर ही नहीं आता। एनीवेज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। शेयर ना भी करो तो चलेगा यार, लाइक और कमेंट तो कर ही कर देना।
एंड चलो कोडिंग शोडिंग होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी विद योर फैमिली। बाय बाय।